हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट एंड सावर वांगसियान एफएफ। आज मैं आप लोगों को एक वन शॉट जियानियंग फैन फिक्शन सुनाने वाली हूँ। मेरी इस फैन फिक्शन का प्रोटैगनिस्ट फिजिकली हैंडीकैप है, पर अचानक फिजिकली हैंडीकैप हो जाने का जो फीलिंग है उससे एक इंसान का मेंटल कंडीशन भी खराब हो जाता है। कुछ लोग अपने इनकैपेबिलिटी को ओवरकम करके कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हेल्दी लोगों के लिए भी करना मुश्किल होता है। पर हमेशा ऐसा कुछ करना जरूरी तो नहीं है। अपनी बॉडी के किसी पार्ट को खोने के बाद एक इंसान अगर अपनी नॉर्मल लाइफ को ही खुशी से जी पाता है, अपना ख्याल खुद रख सकता है और सबसे बड़ी बात खुद से प्यार कर सकता है, तो वही काफ़ी है। मेरे लिए वही उसकी जीत है। और जब ऐसे इंसान को अपना प्यार मिल जाता है तो ज़िंदगी में और क्या चाहिए। आप सबको पता है कि मेरी स्टोरीज़ में ज़्यादा फोकस लव के ऊपर ही होता है और मेरे कैरेक्टर्स भी नॉर्मल पीपल ही होते हैं। इस फैन फिक्शन में भी वैसे ही होने वाला है। एक एक्सीडेंट के बाद एक नॉर्मल केयर फ्री कॉलेज स्टूडेंट की लाइफ कैसे बदल जाती है और फिर कैसे वो लाइफ के कठिनाइयों से जूझता है और कैसे आखिरकार उसे उसका प्यार मिल जाता है, इसी को मैं इस स्टोरी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। इस फैन फिक्शन में मैं एक और नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। इसमें एक कहानी में कई कहानियाँ छुपी होगी, मतलब स्टोरी के अंदर स्टोरीज होंगे और उनके अंदर भी स्टोरीज होंगे। तो चलिए शुरू करती हूँ आज की फैन फिक्शन, द वॉइस आई रिमेंबर। बहुत दिन पहले की बात है, जब कहानियाँ सिर्फ कागज़ों पर नहीं दिलों पर भी लिखी जाती थी। उस टाइम वोइंग नाम का एक कहानीकार हुआ करता था, जिसकी आवाज़ में आग थी और कलम में जादू। लोग कहते थे कि उसकी कहानियाँ सुनकर अंधे भी सपने देखने लगते थे और काली अंधेरी रात भी खूबसूरत लगने लगती थी। वोइंग एक छोटे से गांव में रहता था और हर शाम गांव के मंदिर के बाहर कहानी सुनाया करता था। मंदिर में इवनिंग प्रेयर हो जाने के बाद रात का खाना खाकर सब लोग उसकी कहानी सुनने बैठ जाते थे। मंदिर में रहने वाले कुछ यंग लोग भी उसकी कहानियाँ सुनने आते थे। एक रात जब उसकी कहानी ख़त्म हो गई थी और वो अपने सोने का इंतज़ाम कर रहा था, तब उसे पता चला कि मंदिर में आग लग गई है। उस टाइम बच्चे और बूढ़े सो चुके थे। आग तेजी से फैल रही है देखकर वोइंग ने बिना सोचे बिना डरे अंदर दौड़ लगाया। उसने बच्चों को बचाया, बूढ़ों को भी। गांव से कुछ और लड़के भी आ गए थे रेस्क्यू में मदद करने। उस दिन उस आग में किसी को ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ था, किसी की जान नहीं गई थी। पर बार बार अंदर बाहर करते करते वोइंग की बॉडी आग से झुलस गई थी। सबसे ज़्यादा नुकसान उसके चेहरे को हुआ और बहुत ज़्यादा धुआं इनहेल करने की वजह से उसका थ्रोट भी अफेक्टेड हुआ। जो चेहरा कभी सबका नूर था, आज जलकर काला हो गया है। और उसकी स्वीट वॉइस जो सबके दिलों को सुकून देती थी, वो भी अब पहले जैसी नहीं रही। थोड़ा ठीक होते ही वोइंग उस गांव से कहीं चला गया। गांव वालों ने फिर कभी उसे नहीं देखा, बस उसकी कहीं कहानियाँ रह गई गांव वालों के दिलों में, उनकी यादों में, उनकी जुबानों पर। उस मंदिर में लांजा नाम का एक टीनेज डिसाइपल रहता था। वो भी वोइंग की कहानियों का एक श्रोता हुआ करता था। सबके भीड़ में चुपचाप बैठकर वो वोइंग की कहानियों को सिर्फ सुनता ही नहीं था, बल्कि वो उन कहानियों को महसूस भी किया करता था। उसे ऐसा लगता था जैसे कि वो उन कहानियों को जी रहा है। वोइंग का चले जाना लाजा सह नहीं पाया। उसकी ज़िंदगी जैसे बेकार सी लगने लगी। उसने तय किया कि थोड़ा बड़ा होकर वो उसे ढूंढने निकलेगा। वोइंग चाहे जहाँ कहीं भी हो, वो ज़रूर उसे ढूंढ निकालेगा। जब लाजा की पढ़ाई खत्म हो गई, वो मंदिर से परमिशन लेकर निकल पड़ा। वो इनके चले जाने के साथ साथ जैसे उसकी ज़िंदगी की खुशियाँ ही चली गई थी। उसे ढूंढकर निकालने के बाद ही वो खुद को ढूंढ पाएगा। कई सालों तक लाजा इधर उधर घूमता रहा, पर उसे वो इनका पता नहीं चला। बाद में उसने सोचा कि शायद कहीं किसी बुक स्टोर में उसे वोइंग का पता चले। बहुत सारे बुक स्टोर में घूमने के बाद और बहुत सारी बुक्स पढ़ने के बाद उसे वो मिल गया जिसे वो ढूंढ रहा था। एक ऑथर की लिखी एक कहानी पढ़कर उसे लगा कि ऐसी कहानी वोइंग ही लिख सकता है, पर ऑथर के नाम की जगह पर वोइंग नहीं लिखा था। उसने उस ऑथर की और भी बुक्स पढ़ी और वो श्योर हो गया कि वही वो इंसान है जिसे वो ढूंढ रहा है। बुक स्टोर के मालिक से उसे पता चला कि वो ऑथर किस गांव में रहता है। उस एड्रेस को फॉलो करके लाजा एक पहाड़ी गांव में जा पहुंचा। लोगों से पूछकर उसे पता चला कि उस गांव में कुछ सालों से एक आदमी रहता है जो बहुत कम बाहर निकलता है, पर जब भी वो निकलता है उसका चेहरा एक काले भेल से कवर रहता है।
लाजा उससे मिलना चाहता था, पर वो आदमी किसी से नहीं मिलता था। लोगों से बातें करके लाजा पूर्णिमा का वेट करता रहा। पूर्णिमा की रात वो गांव के मून फेसिंग क्लिफ में जा पहुंचा। उस क्लिफ में उसे एक आदमी बैठा हुआ दिखा। उस आदमी की पीठ उसकी तरफ थी, इसलिए लाजा को उसका चेहरा नहीं दिखा। अपने भेल को हटाकर वह आदमी चांद से बातें कर रहा था। लाजा बहुत धीरे बिना आवाज़ करे आगे बढ़ने लगा। थोड़ा पास जाने पर उसे उस इंसान की वॉइस सुनाई दी। वो एक कहानी सुना रहा था, पर उसकी कहानी कौन सुन रहा है? लाजा थोड़ा और पास गया तो उसे पता चला कि वो उस सुनसान रात में सितारों को कहानी सुना रहा है। वो वॉइस पहले जैसी नहीं है, वो वॉइस थोड़ी रफ हो गई है, पर लाजा ने उसे पहचान लिया। सीनियर वही, उसने कहा। सामने बैठा इंसान चौंक उठा और उसने जल्दी से अपने चेहरे को कवर कर लिया। सीनियर वही, मैं लाजा हूँ, लाजा ने कहा। मैं वही नहीं हूँ और मैं किसी लाजा को नहीं जानता, वोइंग ने धीरे से कहा। आप मुझे नहीं जानते, मैं तो बस मंदिर का एक डिसाइपल हुआ करता था। पर सीनियर वही, मैं आपको जानता हूँ और बहुत दिनों से आपको ढूंढ रहा हूँ। इतने दिनों के बाद जाकर आप मुझे मिले हो, लाजा ने कहा। तुम गलत इंसान के पास आए हो, वोइंग ने कहा। नहीं, मैं सही इंसान के पास ही आया हूँ। मैं आपको पहचानने में गलती नहीं कर सकता, लाजा ने कहा। वोइंग ने और कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप बैठा रहा। लाजा भी उसके पीछे बैठ गया। रात भर वो दोनों ऐसे ही बैठे रहे और सुबह लाजा चला गया। अगले महीने पूर्णिमा की रात लाजा फिर आ गया और वोइंग से थोड़ा दूर बैठकर उसकी कहानियाँ सुनता रहा। उसके बाद से हर पूर्णिमा की रात लाजा आ जाता है और वोइंग को बिना डिस्टर्ब करे उसकी कहानी सुनता रहता है। वोइंग की वॉइस अब पहले जैसी नहीं रही और उसकी कहानियाँ भी बदल गई है, पर लाजा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो पहले जैसा ही उन कहानियों में डूब जाता है। कई महीने तक ऐसे चलने के बाद एक दिन वोइंग अपने चेहरे को भेल में कवर करके उसकी तरफ घुमा। क्या चाहते हो तुम? उसने पूछा। आपको, लाजा ने जवाब दिया। तुम जिसे जानते थे, मैं वो इंसान नहीं हूँ, वोइंग ने कहा। मुझे लेकर क्या करोगे तुम? मुझसे क्या काम है तुम्हारा? आप वही हो, मुझे पता है कि आप वही हो। सीनियर वही, मैं आपसे बहुत प्यार करना चाहता हूँ, लाजा ने कहा। क्या बोल रहे हो तुम? मैंने कहा ना कि मैं वो नहीं हूँ, वोइंग ने कहा। उसके बार बार बोलने पर भी लाजा उसका पीछा छोड़ना नहीं चाहता है देखकर वोइंग को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से अपने चेहरे के भेल को हटा दिया। देखो अच्छे से, मुझे पहचानते हो तुम? लाजा एक पल के लिए शॉक्ड हो गया। वोइंग के चेहरे का आधा हिस्सा जल गया है और साथ में उसकी एक आंख भी खराब हो गई है। सीनियर वोई, लाजा ने कहा, मुझे प्लीज़ अपने साथ रहने दो। वोइंग फिर से अपने चेहरे को कवर करने गया तो लाजा ने कहा, कवर मत करो, मुझे देखने दो। वोइंग ने फिर भी अपने चेहरे को कवर कर लिया और वह अपने घर चला गया। पर लाजा हार मानना नहीं चाहता था। लोग कहते हैं कि उस रात के बाद से जब भी चांद पूरा होता है, मून फेसिंग क्लिप पर दो परछाइयाँ बैठी हुई दिखाई देती हैं, एक सफ़ेद कपड़ों में और एक काले कपड़ों में ढका हुआ। वो काला कपड़ा पहना हुआ इंसान अपने भेल को उतार कर रखता है और हर बार एक नई कहानी सुनाता है। उसकी कहानियाँ अभी भी पहले जैसी ही इंटरेस्टिंग होती है। सफ़ेद कपड़ा पहना इंसान हर कहानी को अपने दिल में महसूस करता रहता है, जैसा कि वो अपने टीनेज ईयर्स में किया करता था। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी कहानियों में छुपी एक कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आप लोगों के डिमांड पर मैंने इस बार एक प्योर लव स्टोरी सुनाई है। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट संडे इसी टाइम मैं एक और नई कहानी लेकर हाजिर हो जाऊंगा। एक सुंदर रोमांटिक रात की शुभकामनाओं के साथ आपका स्टोरी टेलर मोजुआनु आपसे विदा लेता है। गुड नाइट, हैव ए नाइस ड्रीम। लानवांग जी कान में हेडफोन लगाकर मोजुआनु की स्टोरी सुन रहा था। मोजुआनु एक यूट्यूबर है और वो हर संडे इवनिंग को एक वीडियो अपलोड करता है जिसमें वो अपनी लिखी कोई कहानी सुनाता है। कभी कभी उसकी कहानी छोटी होती है और एक पार्ट में ख़त्म हो जाती है। कभी कभी स्टोरी कई हफ्ते तक चलती रहती है। उसकी कहानियाँ बहुत इमोशनल होती है और उसका नरेशन बहुत सूदिंग होता है। वो अलग अलग टाइप की, अलग अलग जॉनर की स्टोरी सुनाता है, पर उसके स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट का नाम हमेशा वोइंग ही होता है। स्टोरी में वोइंग के सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है जिन्हें वो धीरे धीरे ओवरकम करता है। वो अपनी कमियों के बावजूद उस काम में सफल होता है जिसे वो करना चाहता है, पर यह सब करते करते
उसका प्यार उससे छूट जाता है। ज़्यादातर टाइम उसका प्यार एक तरफा होता है और जिससे वो प्यार करता है वो उसके लीग से बाहर होता है। अपने प्यार को पाना पॉसिबल नहीं है देखकर वो कुछ और करने लगता है। अपनी मेहनत से उसे सक्सेस भी मिलती है पर उसका प्यार उसे कभी नहीं मिलता है। और अगर किसी स्टोरी में वो अपने प्यार के करीब जाने में कामयाब भी हो जाता है तब भी उसे रिजेक्शन ही मिलती है, जिसकी पहली वजह तो ये है कि जिससे वो प्यार करता है वो भी उसी के जैसा एक मेल है। हर स्टोरी में उसके उस लव इंटरेस्ट का नाम भी सेम रहता है। हर बार वही इनको लांजा से प्यार होता है पर उसे कभी भी लांजा का प्यार नहीं मिलता है। मोज़वानो की स्टोरीज़ की बहुत फ़ैन है। सबको उसकी स्टोरीज़ और उसकी स्टोरी टेलिंग अच्छी लगती है। वोइंग में हर कोई अपने आप को देखता है। उसकी कड़ी मेहनत और एक लूज़र से एक सक्सेसफुल इंसान बनने का सफ़र सुनकर बहुत लोग उसके साथ अपने आप को मिला लेते हैं। उसकी कामयाबी से लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है पर ज़्यादातर लिसनर्स को बस एक कंप्लेंट रहती है, पढ़ाई में या करियर में सक्सेस मिलने के साथ साथ अगर उसे उसका प्यार भी मिल जाता तो कितना अच्छा होता। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि लांजा खुद उससे प्यार का इजहार करे, खुद उसे पाना चाहे। मोज़वानो का कहना है कि बहुत कम लोग ही ऐसे खुशकिस्मत होते हैं जिनको जीत के साथ साथ प्यार भी हासिल होता है। और उसने कहीं सुना है कि नाकामयाब प्यार ही असली प्यार होता है, क्योंकि जब इंसान को उसका प्यार या चाहत मिल जाता है तब वो उसकी कदर नहीं कर पाता है। उससे यही अच्छा है। पाना पॉसिबल नहीं है जानते हुए भी किसी इंसान को ज़िंदगी भर चाहते रहना ही तो असली प्यार है। लान वांगजी बहुत दिनों से मोज़वानो की स्टोरी सुन रहा है। उसे उसकी स्टोरीज तो अच्छी लगती ही है पर उससे ज़्यादा उसे उसकी वॉइस और बोलने का तरीका पसंद है। इस वॉइस को सुनकर उसे हमेशा उसके एक क्लासमेट हुईवुक्षा की याद आती है। एक्चुअली मोज़वानो की वॉइस हुईवुक्षा की वॉइस से थोड़ी अलग है पर लान वांगजी को पता नहीं क्यों हमेशा ये फीलिंग आती है कि मोज़वानो की वॉइस कहीं ना कहीं हुईवुक्षा की जैसी है। शायद उनके बात करने का स्टाइल एक जैसा है। पर हुईवुक्षा एक बहुत ही लाइवली पर्सन हुआ करता था। जब क्लासरूम में टीचर्स नहीं होते थे तब पूरे क्लासरूम में उसकी हंसी की आवाज़ या फिर उसके गाने के सुर गूंजते रहते थे। दूसरी ओर देखा जाए तो मोज़वानो की वॉइस में एक दर्द है। उस दर्द की वजह से ही शायद उसकी स्टोरीज इतने इमोशनल होते हैं। ऐसा नहीं कि लान वांगजी के साथ हुईवुक्षा की बहुत अच्छी दोस्ती थी पर लान वांगजी को अभी भी उसकी मेलोडियस वॉइस याद है। हुईवुक्षा बहुत सुंदर था। उसके जैसा सुंदर किसी और को लान वांगजी ने आज तक नहीं देखा है। अपना खूबसूरत चेहरा और चार्मिंग मुस्कान से हुईवुक्षा किसी का भी दिल जीत लेता था और उसके ऊपर उसकी वॉइस। पूरा कॉलेज उसके गाने के दीवाने थे और जब वो हंसता था तब ऐसा लगता था जैसे कि बाहर का मौसम आ गया हो। कॉलेज का बोरिंग क्लासरूम भी जैसे उसकी हंसी से खिल उठता था। कोई दुखी इंसान भी उसकी हंसी सुनकर पल में अपने दुख को भूल सकता था। जाहिर सी बात है कि वो कॉलेज का हार्ट थ्रॉब हुआ करता था। लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती रहती थी और वो भी फ्लर्ट करने में एक्सपर्ट था। हुईवुक्षा टीचर के टेबल के ऊपर बैठकर गिटार बजाकर गा रहा है और लड़के लड़कियां उसे घेर कर खड़े हैं। ये उनके क्लासरूम का एक कॉमन सिनेरियो था। इतने सारे एडमायरर के अलावा कोई और भी था जो उसे बहुत पसंद किया करता था। क्लास के एक कोने में बैठकर लान वांगजी भी उसको देखता रहता था पर उसने कभी उससे बात नहीं की थी। हुईवुक्षा के पास उससे बात करने का टाइम नहीं होगा और उसे उसके साथ बात करने में मज़ा नहीं आएगा, ये सोचकर उसने कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं की थी। पर जब हुईवुक्षा हंसकर लड़कियों से बात करता था, उनके लिए गाना गाता था, तब लान वांगजी बहुत जेलस हो जाता था। वो चाहता था कि हुईवुक्षा उसके लिए गाए, सिर्फ उसके लिए। जब कोई लड़की हुईवुक्षा की बहुत करीब आ जाती थी या फिर उसे छू देती थी तब लान वांगजी का दिमाग खराब हो जाता था। उसे समझ आ गया था कि उसे हुईवुक्षा से प्यार हो गया था पर यह ऐसा एक प्यार था जिसका कोई अंजाम नहीं हो सकता था। इतनी सारी सुंदर लड़कियों के होते हुईवुक्षा की नज़र कभी उसके ऊपर नहीं पड़ने वाली थी, ये तो उसे पता ही था। बाद में जब उसने रियलाइज़ किया कि उसके चेहरे पर उसकी जेलसी दिख जाती होगी तब उसने हुईवुक्षा की तरफ देखना भी बंद कर दिया। वो टेबल पर सर रखकर अपना चेहरा छुपा लेता था पर उसे हुईवुक्षा की वॉइस तो सुनाई देती ही थी। उसकी वॉइस को सुनकर ही वो उसके फेशियल एक्सप्रेशन को भी इमेजिन कर लेता था। उस वक्त उसकी एक ही चाहत थी, रोज हुईवुक्षा के हैंडसम चेहरे को देखना और उसकी स्वीट वॉइस को सुनना। पर उसकी कोई भी विश फुलफिल नहीं हुई। ना तो उसे हुईवुक्षा का प्यार मिला
और ना ही उसे देखते और सुनते रहने का मौका। पिछले कुछ सालों से विवुक्षा कहाँ है, कैसा है, ये तक उसे पता नहीं चल रहा है। पर आज मोजुआनू की वॉइस में इस फिक्शनल स्टोरी को सुनकर लानोंगजू श्योर हो गया कि मोजुआनू ही विवुक्षा है। उसे पहले से ही ऐसा महसूस हो रहा था, आज वो बिल्कुल श्योर हो गया है। कुछ महीने पहले यूट्यूब स्क्रॉल करते हुए उसे इस मोजुआनू की वॉइस सुनाई दी थी। इस वॉइस को सुनते ही उसके दिल ने एक पल के लिए धड़कना बंद कर दिया था। पर ऐसा क्यों हुआ था, उसे उस वक्त समझ नहीं आया था। क्या था उस वॉइस में जो उसके दिल ने ऐसे रिएक्ट किया था। लानोंगजू ने उस दिन उस वीडियो को पूरा देखा था और फिर उस चैनल के दूसरे कई वीडियोस को भी देखा था। मोजुआनू ने कभी भी अपने चेहरे को नहीं दिखाया था, पर उसकी वॉइस को बार बार सुनकर लानोंगजू को लगा कि उसके बोलने के स्टाइल में कुछ ऐसा है जिसे उसका दिल बहुत अच्छे से पहचानता है। उसकी वॉइस सुनकर उसे विवुक्षा की याद आने लगी थी। जितनी ज़्यादा बार उसने उस वॉइस को सुना, उतना ही उसका वो विश्वास मजबूत हो गया। उसे लगा कि ये विवुक्षा की है। उसने मोजुआनू के वीडियो में कमेंट करना शुरू किया। उसने कहा कि वो उसका बहुत बड़ा फ़ैन है और कुछ और लोग भी मोजुआनू को देखना चाहते थे। उसने भी वही डिमांड की, पर मोजुआनू ने पोलाइटली कहा कि अभी वो फेस रिवील नहीं करेगा। वो चेहरा दिखाएगा भी कैसे जब उसकी आइडेंटिटी ही झूठी है। वो एक फेक नेम लेकर स्टोरी सुना रहा है, वो कैसे अपना चेहरा दिखाएगा। लानोंगजू का बहुत मन होने लगा कि उस मोजुआनू को बता दे कि उसे पता चल गया है कि वो एक्चुअली कौन है और वो उससे मिलना चाहता है। पर यूट्यूब पर पर्सनल मैसेजेस नहीं किया जा सकता और वो विवुक्षा की मर्जी के खिलाफ उसकी आइडेंटिटी को पब्लिक नहीं कर सकता है। विवुक्षा कैब में बैठा है। उसकी आंखों में डार्क सनग्लासेस है और चेहरे पर एक मास्क, और उसने एक कैप भी पहन रखी है। कैब में बैठकर वो उस वीडियो के कमेंट्स पढ़ने लगा जिसे उसने पिछली रात को अपलोड किया था। कुछ कमेंट्स में तारीफ़ें हैं, कुछ में शिकायतें। उसने सबके कमेंट पर रिस्पॉन्स करना शुरू किया। एक लिसनर ने लिखा है, मो गगा, आपकी कहानी अच्छी तो है, पर ये लव स्टोरी किस एंगल से है। दूसरे एक लिसनर ने लिखा है, ये एक मास्टर और डिसाइपल की कहानी लग रही है, हमें प्लेटोनिक नहीं रोमांटिक लव स्टोरी चाहिए। एक और लिसनर ने लिखा है, आपकी हर स्टोरी में वोइंग लाजा से बहुत प्यार करता है, पर लाजा को उससे प्यार नहीं होता है। इसमें आपने बस उसी को उल्टा कर दिया है। इसमें लाजा को प्यार है और वोइंग उसे पहचानता भी नहीं है। किसी और लिसनर ने कमेंट किया है, लाजा वोइंग को रोमांटिकली चाहता है या वो सिर्फ उसकी कहानियों के लिए ऑब्सेस्ड है। सीनियर मो, इस स्टोरी से मेरा दिल नहीं भरा। क्यों ना आप ऐसा कुछ लिखो जहां उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाए और वोइंग का चेहरा जला हुआ होने के बावजूद लाजा प्यार से उसके चेहरे को छुए। सीनियर मो, एक और लिसनर ने लिखा, मैं आपकी स्टोरीज को जितना सुनती हूँ उतना ही मुझे आपसे प्यार हो जाता है। संडे इवनिंग को मैं और कोई काम रखती ही नहीं हूँ। एक और लिसनर ने तो कुछ और ही डिमांड कर दिया, थोड़ा रोमांस, थोड़ी इंटीमेसी। ऐसे कमेंट्स पढ़ते पढ़ते विवुक्षा की नज़र एक कमेंट पर जाकर रुकी। ये स्टोरी सुनते सुनते मुझे लग रहा था जैसे कि मैं ही लाजा हूँ। क्या मुझे वोइंग का प्यार मिलेगा? अगर कभी मैं उसे ढूंढकर उसके सामने जाकर खड़ा हो पाया तो क्या वो मुझे अपना लेगा? कहीं अब तक उसने किसी और को तो नहीं अपना लिया? ये वाला लिसनर उनमें से है जो उनके हर वीडियो में कमेंट करते हैं। ये हमेशा उसकी स्टोरीज़ की तारीफ़ ही करता है। शुरू शुरू में वो उसे लाइव आने के लिए भी रिक्वेस्ट किया करता था, पर बाद में शायद उसे समझ आया कि मोजुआनू को पर्दे के पीछे रहना ही पसंद है। अब वो लाइव के लिए नहीं बोलता है। विवुक्षा खिड़की के बाहर देखता है। कैसे वो वोइंग और लाजा को क्लोज होते हुए दिखा पाएगा? वो स्टोरी में उनके प्यार को अधूरा दिखाता है, क्योंकि असलियत में भी लाजा के लिए वोइंग का प्यार एक तरफा है। वोइंग लाजा की एक नज़र के लिए वेट करता रहा, पर लाजा ने उसको कभी देखा भी नहीं। कैब अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गई तो विवुक्षा उतर आया। आज वो क्लाउड स्टूडियो के बिग बॉस से मिलने आया है। विवुक्षा एक म्यूजिशियन है। गानों में शूट देना और उसका म्यूज़िक कंपोज करना, यही उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। ऐसे तो वो लोगों से मिलता नहीं है, उसका असिस्टेंट वोइंग ही ये सब काम किया करता है। पर आज का काम थोड़ा बड़ा है, इसमें प्रोड्यूसर्स के रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा है। वो लोग कुछ बहुत बढ़िया करना चाहते हैं और उसके लिए वो लोग ज़्यादा पे करने को भी तैयार है। लिरिसिस्ट और फिल्म डायरेक्टर डायरेक्टली म्यूजिशियन को बताना चाहते हैं कि वो क्या चाहते हैं।
कौन से गाने में एक्चुअली क्या फीलिंग चाहते हैं। पैसों की ज़रूरत तो सबको है, वुईवुक्शा को भी है। अगर इस बार ये काम मिल जाती है तो वुईवुक्शा और वेननिंग दोनों का फ़ायदा है। वेननिंग वुईवुक्शा को लेकर एक रूम में पहुंचा। रूम के अंदर जाने से पहले वुईवुक्शा ने अपना मास्क, डार्क ग्लासेस और कैप उतार दिया। रूम के अंदर जाते ही एक इंसान ने उन दोनों का वेलकम किया। वही स्टूडियो के ओनर निये मिंगजे है। वुईवुक्शा और वेननिंग बैठ गए तो लिरिसिस्ट लान सिचेन और फिल्म के डायरेक्टर जिन गुआंगयाओ भी आकर टेबल के उल्टे साइड निये मिंगजे के पास बैठ गए। जिन गुआंगयाओ ने फिल्म की स्टोरी को शॉर्ट में नरेट किया और फिर उन सिचुएशंस के बारे में बताया जहाँ पर गाने रहेंगे। उसने गाने के मूड को डिस्क्राइब किया। वेननिंग सब कुछ नोट कर रहा था। सिचुएशन और मूड के बाद आई लिरिक्स की बारी। लान सिचेन ने पहले ही लिरिक्स दे दिए थे। अब वो उन शब्दों के अंदर छुपी मीनिंग को समझाने लगा। टोटल 6 गाने हैं। सबके बारे में बोलने के बाद लान सिचेन ने कहा, आप समझ गए हैं ना? जी समझ गया, वुईवुक्शा ने कहा। मैं पहले ड्राफ्ट भेज दूंगा। पहले आप लोगों को एक बेसिक सुर मिल जाएगा। ताल और लय में अगर आप लोगों का कोई डिमांड है तो वो भी बता दीजिए, मैं उसी हिसाब से कंपोज करना शुरू करूँगा। ताल और लय तो आपको हमारे कोरियोग्राफर ही बता देंगे, आप उनसे ही इस बारे में डिटेल में बात कर लीजिए, लान सिचेन ने कहा। थैंक यू, पर कोरियोग्राफर सर मिलेंगे कहाँ? वुईवुक्शा ने पूछा। मैं यहीं पर हूँ। वुईवुक्शा के राइट साइड से एक वॉइस सुनाई दी। वहाँ कोई बैठा है, ये बात अब तक वुईवुक्शा को पता नहीं चला था। उस इंसान ने एक बार के लिए भी अपना प्रेजेंस जाहिर नहीं किया था। वुईवुक्शा चौंक कर अपनी गर्दन को पूरा घुमाकर देखता है। लानवांग जी, उसके मुंह से निकल आया। हेलो वुईवुक्शा, लानवांग जी ने कहा। वुईवुक्शा के चेहरे का सरप्राइज उसने देख लिया था। वो उसे देखकर चौंक क्यों गया? क्या अभी तक उसने उसे नहीं देखा था? पर क्यों? रूम में तो लाइट की कमी नहीं है। पर वो उससे भी ज़्यादा इस बात से हैरान था कि वुईवुक्शा उसका नाम जानता है। इतने सालों बाद भी उसने उसे एक पल में पहचान लिया। उसे तो लगता था कि कॉलेज के टाइम में उसने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था। उसे उसका नाम भी पता है। हेलो, वुईवुक्शा ने कहा। अब तक वो जैसे स्मार्टली बात कर रहा था, उसका वो स्टाइल भी थोड़ा बदल गया। वैसे तो पहले गाना बनता है और उसके बाद कोरियोग्राफर अपना काम करता है, पर इस फिल्म में ये लोग सब कुछ बहुत परफेक्शन के साथ करना चाहते हैं। लानवांग जी ने अपना आइडिया बताया तो वेननिंग ने उसे नोट कर लिया। थोड़ी देर बात करके लानवांग जी ने कहा, ये मेरा नंबर रख लो, कभी भी कुछ डाउट हो तो मुझे कॉल कर लेना। वेननिंग, ये नंबर नोट कर लो, वुईवुक्शा ने कहा। मेरी तरफ से वेननिंग ही आपसे कांटेक्ट करेगा। प्राइमरी ड्राफ्ट्स लेकर वही आया करेगा। अगर कोई मेजर चेंज करना हो तो मैं यहाँ आकर आप लोगों से बात करूँगा, नहीं तो वेननिंग ही आया करेगा। लानवांग जी ने अपने डिसअपॉइंटमेंट को छुपाने की कोशिश की। वुईवुक्शा बस उसका नाम ही जानता है। उसके साथ दोस्ती करने की उसकी कोई इंटेंशन ना तो कभी थी और ना अब है। वुईवुक्शा पहले जितना खूबसूरत था, अब शायद उससे थोड़ा ज़्यादा ही खूबसूरत बन गया है। बस उसकी वॉइस थोड़ी सी बदल गई है। उसने 1-2 लाइन गुनगुना कर भी सुनाया। सुरों का जादू तो उसका अभी भी वैसा ही है, पर यह वॉइस पहले वाले वुईवुक्शा से नहीं मिलती है और ये वॉइस यूट्यूब और मोजुआनु से भी नहीं मिलती है। शायद लानवांग जी गलत था। मोजुआनु और वुईवुक्शा शायद अलग इंसान है। पता नहीं उसका दिल कैसे धोखा खा गया। वो वुईवुक्शा को छोड़कर किसी और से कभी प्यार नहीं कर पाएगा। रोमांस करते हुए उसे बस वुईवुक्शा का चेहरा ही देखना है। अगर हकीकत में ऐसा नहीं होता है तो सपने में ही सही, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ वुईवुक्शा से ही रोमांस करेगा और किसी से नहीं। वेननिंग वुईवुक्शा को लेकर घर पहुंचा तो वुईवुक्शा ने वेननिंग को अपने घर जाने के लिए कहा। आज और कोई काम नहीं, मैं थक गया हूँ, हम इस पर कल से काम करेंगे, उसने कहा। जैसी आपकी मर्जी बॉस, वेननिंग ने कहा। आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो बताइए। कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ, वुईवुक्शा ने कहा। आज मैं बस आराम करूँगा। वेननिंग के चले जाने के बाद वुईवुक्शा अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। आज अचानक उसकी मुलाकात लानवांग जी से हुई। लानवांग जी पता नहीं कब से उसके सामने बैठा था और वह उसे देख भी नहीं पाया था। कितनी देर से वो और लानवांग जी पास पास बैठे थे, पर उसे पता ही नहीं चला। एक तरह से तो ये अच्छा ही हुआ था। अगर उसे पहले से पता होता कि वहाँ लानवांग जी मौजूद है तो शायद वो ठीक से खुलकर बात नहीं कर पाता। लानवांग जी, लानवांग जी, लानवांग जी, लानवांग जी,
विभूषण बेड पर रोल होते हुए लानोंगजी का नाम लेता रहा। ये लानोंगजी ही उसका पहला प्यार था और वही उसकी आखिरी चाहत है। कॉलेज में लानोंगजी अकेला चुपचाप बैठा रहता था। उसे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता था। विभूषण अपने दोस्तों के साथ मिलकर हंगामा करता था तो वो बहुत इरिटेट हो जाता था। विभूषण को उसका इरिटेशन पता चल जाता था, पर उसने कभी हंगामा करना बंद नहीं किया। शायद उसे उम्मीद थी कि एक दिन लानोंगजी खुद उससे बात करेगा और शोर करने से मना करेगा। विभूषण को उसी दिन का इंतजार था। अगर वो एक बार मना कर देता तो उसके बाद वो फिर कभी शोर नहीं करता। पर लानोंगजी की नज़र में शायद उसकी उतनी भी वैल्यू नहीं थी कि वो खुद उससे बात करने जाता। उसका अटेंशन पाने के लिए विभूषण ने उस टाइम क्या क्या नहीं किया था। लड़कियों से फ्लर्ट करना, उनके साथ टीजिंगली बात करना। उसकी इन हरकतों से लानोंगजी के चेहरे पर नफरत दिखाई देती थी। फिर भी उसने कभी नहीं कहा कि विभूषण ये सब बंद करो। विभूषण तो लानोंगजी के मुंह से गाली सुनने के लिए भी तैयार था, पर लानोंगजी को उससे इतना नफरत था कि उसने कभी उससे बात नहीं की। शायद उसी नफरत की वजह से ही उसे विभूषण याद है। काश के ये उसका उल्टा होता। काश के लानोंगजी को उससे प्यार होता। जितना प्यार उसको है उतना ना सही, पर अगर उससे थोड़ा सा प्यार, एक दोस्त के नाते ही सही, पर थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी फिक्र मिलती तो विभूषण की ज़िंदगी ही संवर जाती। अब ये सब सोचने का ऐसे भी कोई मतलब नहीं है। अब तो उसे लानोंगजी ऐसे भी नहीं मिल सकता। कॉलेज के टाइम वो परफेक्ट था, सब उसे चाहते थे, पर लानोंगजी कभी उसे मुड़कर नहीं देखता था। अब तो उसमें इतनी सारी कमियां हैं, किस मुंह से वो लानोंगजी को चाहेगा। अगले दिन से विभूषण काम पर लग गया। जो प्यार कभी मिल नहीं सकता उसके बारे में सोचकर उसका गुजारा नहीं होगा। उसे पैसे कमाने की ज़रूरत है। अपने ट्रीटमेंट के लिए उसका बहुत खर्चा हो गया था, जो अभी तक रिपे नहीं हुआ है। पूरा हफ्ता वो म्यूज़िक में बिजी रहा, पर जब जब उसने बैठकर सांस ली तब तब उसे लानोंगजी याद आया। लानोंगजी ने अब तक किसी सुंदर लड़की से शादी कर ली होगी। उसकी लाइफ बहुत खूबसूरत होगी। विभूषण भी तो वही चाहता है। लानोंगजी की खुशी के लिए तो वो अपने आप को भी कुर्बान कर सकता है। देखते देखते एक और संडे आ गया। मौजुआनो आज फिर से एक लव स्टोरी सुना रहा है। अपने लिसनर्स के डिमांड को ध्यान रखते हुए उसने पिछली वाली स्टोरी को ही एक नए अंदाज में लिख लिया है और उसे एक हैप्पी एंडिंग दे दी है। हेलो फ्रेंड्स, संडे फिक्शन में आप सबका फिर से वेलकम है। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं और मेरी आज की स्टोरी सुनने के लिए रेडी है। आज की स्टोरी का बैकड्रॉप एक मॉडर्न सिटी है। ये कोई भी शहर हो सकता है, आपका, मेरा, किसी का भी, और इसके कैरेक्टर्स भी हम लोगों में से ही कोई हो सकता है। आज की स्टोरी में आपको रोमांस भी मिलेगा और हैप्पी एंडिंग भी। स्टोरी का नाम है तुम जो मुझे छू गए। आज फिर से बारिश हो रही है, वैसे ही जैसे पहले हुई करती थी। आज भी शायद कोई इस पानी में डूबे शहर के रास्ते में गीले कपड़े पहने और बंद छाता हाथ में लिए प्यार कर रहा है। बोइंग ने अपना लैपटॉप बंद किया। स्टोरी अपलोड हो गई है। उसके रीडर्स को उसकी रोमांटिक स्टोरीज बहुत पसंद है। उनके डिमांड को मानते हुए उसने आज एक पैशनेट लव स्टोरी लिखी है। स्टोरी हमेशा की तरह हैप्पी एंडिंग है। उसे हैप्पी एंडिंग स्टोरीज अच्छी लगती है। जिंदगी ने उसके प्यार को हैप्पी एंडिंग नहीं दिया तो क्या हुआ, वो अपने कैरेक्टर्स को हमेशा हैप्पी एंडिंग देता है। उनके लिए हजारों खुशी के पल क्रिएट करता है। वो कभी भी अपनी लाइफ की स्ट्रगल और फेलियर का असर अपनी स्टोरीज पर पड़ने नहीं देता है। 3 साल पहले वो एक कैफ़े में बैठकर ऐसी ही एक रोमांटिक स्टोरी लिख रहा था। स्टोरी में उस टाइम हीरो और हीरोइन पहली बार इंटीमेट हो रहे थे। उनके इंटीमेट सीन को डिस्क्राइब करते हुए बोइंग उसमें पूरी तरीके से डूब गया था। अपने लिखने के काम को आराम से करने के लिए उसने कैफ़े के अंदर की तरफ एक कोने में टेबल लिया था। वो उस कैफ़े में अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आया था। बॉयफ्रेंड ने कॉल करके बताया था कि वो लेट हो जाएगा, इसलिए उसने वहीं पर बैठकर लिखना शुरू कर दिया था। उसने कुछ ऑर्डर भी नहीं किया था, इसलिए शायद किसी को उसके वहाँ होने का ध्यान नहीं रहा। कब कैफ़े में आग लगी और कब सब लोग निकल गए उसे पता नहीं चला। हॉट इंटीमेट सीन लिखते हुए उसकी खुद की बॉडी भी गर्म हो रही थी। उसने रूम टेम्परेचर का बढ़ जाने को भी महसूस नहीं किया। जब उसे पता चला कि वहाँ आग लगी है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस दिन उस आग ने सिर्फ उसके चेहरे को नहीं, उसकी हिम्मत को भी जला दी थी। वो पहले भी लिखता था, अभी भी लिखता है। कुछ स्टोरीज बुक बनकर पेपर कवर में पब्लिश होती है, जैसा पहले हुआ करता था। पर अब कुछ स्टोरीज वो बस अपनी खुशी के लिए भी लिखता है,
और ऑनलाइन अपलोड करता है। उसने अपने आप को दुनिया से छुपा लिया है और बस इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ही अपने दिल की बात करता है। स्टोरी अपलोड होते ही लाजा ने उसे 2 बार पढ़ ली। पहली बार पढ़कर ही वो श्योर हो गया था कि ऐसी स्टोरी और ऐसे लफ्ज़ वोइंग के ही हो सकते हैं। उसका बॉयफ्रेंड वोइंग, उसका प्यार, उसकी चाहत। उस दिन वोइंग उसका इंतज़ार कर रहा था, पर एक मीटिंग में फंसकर वो लेट हो गया था। लाजा को अपने लेट हो जाने की वजह से इससे ज़्यादा रिग्रेट इससे पहले कभी नहीं हुई थी। उसका वोइंग उस दिन आग में जल गया था। वो उसे बचाने के लिए वहाँ टाइम से पहुँच नहीं पाया। हॉस्पिटल में वोइंग की ट्रीटमेंट हो रही थी और लाजा रोज़ उससे मिलने जाया करता था। वोइंग ठीक हो रहा था और लाजा उसे अपने घर ले जाना चाहता था, पर इस बार भी वो लेट हो गया। एक दिन हॉस्पिटल पहुंचकर उसे पता चला कि वोइंग चला गया है। कहाँ किसी को नहीं पता, किसके साथ वो भी किसी ने नहीं बताया। पब्लिशर ने कहा कि उनके पास भी वोइंग का नया एड्रेस या फ़ोन नंबर नहीं है। वो उनसे ईमेल के ज़रिए ही कांटेक्ट करता है। लाजान ने उसके बाद एक दोस्त से हेल्प लिया था। ब्लॉग के आईपी ट्रेस करके उसने वोइंग का पता निकाल भी लिया था, पर फिर वो रुक गया। उसे समझ नहीं आया कि उसे वोइंग से उसकी मर्जी के खिलाफ मिलना चाहिए या नहीं। पर वोइंग की इस नई स्टोरी को पढ़कर वो और नहीं रुका। थोड़ी देर में ही वो वोइंग के छोटे से अपार्टमेंट के सामने आ पहुंचा। बिल्कुल ठीक एड्रेस है, उसने बेल बजाई। एक बार में कोई जवाब नहीं मिला तो उसने दोबारा बेल बजाया। कौन है? अंदर से एक टूटी आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा खोलो, लाजा ने कहा। अंदर से कोई और आवाज़ नहीं आई तो लाजा ने फिर से आवाज़ लगाई। दरवाज़ा खोलो डार्लिंग, देखो मैं बिल्कुल भीग गया हूँ। यहाँ किसी का डार्लिंग नहीं रहता है, आप गलत पते पर आए हो, अंदर से आवाज़ आई। पता भी सही है और मेरा प्यार भी, लाजा ने कहा। तुम मुझसे क्यों मिलना नहीं चाहते हो? कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया तो लाजा ने फिर से आवाज़ लगाई। फिर अंदर से आवाज़ आई। क्या देखने आए हो? मेरा जला हुआ चेहरा? लाजा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने तो हमेशा तुमसे प्यार किया। तुम्हारे चेहरे के जल जाने से ना तुम बदले हो और ना मेरा प्यार। बहुत देर बाद और लाजा के बहुत बार बोलने पर वोइंग का दरवाज़ा खुला। दरवाजे के अंदर खड़ा वोइंग और बाहर खड़ा लाजा एक दूसरे को देखते रहे। लाजा उसके चेहरे को ही देखे जा रहा है देखकर वोइंग थोड़ा साइड हो गया। लाजा धीरे से अंदर आ गया और रूम को देखने लगा। वोइंग ने पूछा, बताओ किस लिए आए हो? वोइंग, तुम किसके साथ रहते हो? लाजा ने पूछा। किसी के साथ नहीं, वोइंग ने जवाब दिया। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए टॉवल लेकर आता हूँ और गर्म चाय बना देता हूँ। वो टॉवल लेकर बाहर आया तो लाजा ने पूछा, वोइंग, क्या आप किसी और ने मेरी जगह ले ली है? मतलब? वोइंग ने हैरान होकर पूछा। क्या तुम किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो? लाजा ने पूछा। ये तुम क्या बोल रहे हो? वोइंग ने पूछा। तो मुझे माफ़ कर दो ना, एक बार फिर से अपना लो ना, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हो गया हूँ। लाजा वोइंग को गले लगाने गया। वोइंग पीछे हो गया। किस लिए माफ़ी मांग रहे हो तुम? मैं उस दिन टाइम पर पहुँच नहीं पाया था। आई एम सॉरी वोइंग, आई एम रियली सॉरी, लाजा ने कहा। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, वोइंग ने कहा। तुम्हें भी गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है। वोइंग कहकर लाजा फिर से वोइंग को गले लगाने गया। वोइंग फिर से पीछे हो गया। जो तुम्हारी गलती नहीं है उसके लिए तुम्हें कॉम्पेंसेट करने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्पेंसेट? लाजा ने हैरानी के साथ कहा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर रहम करने आया हूँ? नहीं डार्लिंग, मैं तुमसे रहम की भीख मांगने आया हूँ। मैं तुमसे दूर रह नहीं पा रहा हूँ, मुझे और ज़्यादा मत तड़पाओ। वोइंग ने कहा, चेहरा देखा है मेरा? सुबह शाम इस चेहरे को देखना अच्छा लगेगा तुम्हें? और मेरी ये वॉइस, ऐसी वॉइस में मैं तुम्हारा नाम लूँगा तो तुम्हें अजीब नहीं लगेगा? लाजा धीरे से आगे बढ़कर गया और वोइंग के गाल के जले हुए हिस्से को प्यार से छुआ। वोइंग को ऐसा लगा जैसे उसके जले चेहरे पर किसी ने मरहम लगा दिया। उसकी जलन पर ठंडक महसूस हुई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उससे कुछ प्रोटेस्ट ना पाकर लाजा ने धीरे से उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। वोइंग की आंखों में बरसात ऐसे आई जैसे कि कहीं बादल फट गया हो और उस बारिश में इतने दिनों के सारे गिले शिकवे दूर हो गए।
कुछ और कहने सुनने को बाकी ही नहीं रहा। लाजा अपने गीले कपड़े उतारने लगा तो वोइंग के मन में छुपी चाहत जाग उठी। बाहर बिजली कड़क उठी और उसने अपने लाजा को अपने सीने से लगा लिया। जिस प्यार को अधूरा छोड़कर वोइंग 3 साल पहले भाग गया था, वो आज फिर से पूरा हो गया। लाजा वोइंग के कपड़े उतारने लगा और इतने दिनों से उसने जिस आधी जली बॉडी को छुपा कर रखा था, उसे बेपर्दा कर दिया। लाजा को वोइंग के इस बॉडी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उससे पहले जितना प्यार करता था, अब भी उतना ही प्यार करता है। पहले जब भी वो लोग इंटीमेट होते थे, हर बार लाजा वोइंग की बॉडी और उसके चेहरे की तारीफ किया करता था। जब उसका वही चेहरा और वही बॉडी और सुंदर नहीं रहा, तब वोइंग को लगा कि अब लाजा उससे पहले जैसा प्यार नहीं कर पाएगा। वो लाजा के ऊपर अपने आप को थोपना नहीं चाहता था, इसलिए वो लाजा की ज़िंदगी से दूर चला गया था और सबकी नज़र से छुप गया था। आज जब लाजा ने उसकी डिफॉर्म्ड बॉडी को प्यार से चूम लिया, तब उसके पास लाजा को ठुकराने की और कोई वजह नहीं रही। आज 3 साल बाद फिर से वोइंग के बिस्तर पर प्यार की बरसात होने लगी। लाजा की बॉडी से अपनी बॉडी को मिलाकर वो फिर से जी उठा और आज रात उसे फिर से चैन की नींद आई। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी तुम जो मुझे छू गए यहीं पर ख़त्म होती है। फाइनली इस स्टोरी में वोइंग को अपना प्यार मिल ही गया। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की कहानी अच्छी लगी है। नेक्स्ट संडे इसी टाइम मैं एक और नई कहानी लेकर हाजिर हो जाऊंगा। एक सुंदर रोमांटिक रात की शुभकामनाओं के साथ आपका स्टोरी टेलर मोजवानू आपसे विदा लेता है। गुड नाइट, हैव ए नाइस ड्रीम। लानवांग जी, आप यहाँ पर? विवक्षा ने पूछा। लानवांग जी को अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया है। अंदर आने के लिए नहीं बोलोगे? लानवांग जी ने पूछा। आओ, आ जाओ, विवक्षा ने कहा। कोई काम था तो मुझे बुला लेते। लानवांग जी धीरे से अपार्टमेंट के अंदर आया। मैं यहाँ काम के लिए नहीं आया। तो? विवक्षा ने पूछा। उक्षया, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? कहाँ है तुम्हारी वाइफ? लानवांग जी डायरेक्ट मुद्दे पर पहुँच गया। वाइफ? विवक्षा और कुछ बोल नहीं पाया। वाइफ नहीं है? लानवांग जी ने विवक्षा की तरफ देखा। गर्लफ्रेंड्स होगी बहुत सारी, उसमें से कोई सीरियस वाली तो नहीं है ना? तुम तो हमेशा बहुत सारी लड़कियों से घिरे रहते हो। विवक्षा क्या जवाब देगा समझ नहीं पाया। उसने कहा, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी स्टोरीज में तो वोइंग को लाजा से सच्चा प्यार होता है, तो तुम्हें कभी किसी से सच्चा प्यार क्यों नहीं हुआ? लानवांग जी ने पूछा। यह सब तुम क्या बोल रहे हो? विवक्षा ने पूछा। तुम्हें नहीं पता कि वोइंग कौन है? तुम लाजा को भी नहीं जानते? लानवांग जी ने पूछा। नहीं, विवक्षा ने गर्दन हिलाकर कहा। तुम्हें नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। मैं हूँ वो लाजा जिसे वोइंग से प्यार है, और मेरा वोइंग मुझे पहचानता ही नहीं है। अब बताओ मैं क्या करूँ? तुम तो इतनी स्टोरीज लिखते हो, आज तुम मेरी लव स्टोरी को भी ठीक से लिख दो, लानवांग जी ने कहा। लानवांग जी, तुम्हें हो क्या गया है? विवक्षा ने पूछा। मैं पागल हो गया हूँ उक्षया, मैं पागल हो गया हूँ। तुम्हारे बिना मैं बहुत मुश्किल से जी रहा था, पर अब तुमसे मिलने के बाद मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। अगर वोइंग लाजा से प्यार करता है तो मेरा उक्षया मुझसे प्यार क्यों नहीं कर पाता है? लानवांग जी ने पूछा। विवक्षा बहुत देर तक लानवांग जी की बात को समझने की कोशिश करता रहा, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने लानवांग जी को बैठने के लिए कहा और फिर वो उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आया। ये कोल्ड ड्रिंक पी लो और फिर बताओ कौन से गाने के बारे में बात कर रहे हो? विवक्षा ने पूछा। लानवांग जी चुपचाप कोल्ड ड्रिंक पीता रहा। उसका दिमाग ठंडा तो हो गया, पर उसने कुछ और नहीं कहा। विवक्षा चुपचाप उसके बोलने का वेट करता रहा। बहुत देर बाद लानवांग जी ने मुंह खोला। तुम्हें लड़कियां पसंद है ना? कभी तुमने किसी लड़के को या किसी आदमी को किस किया है? ये तुम क्यों पूछ रहे हो? विवक्षा ने पूछा। अगर नहीं किया हो तो एक बार ट्राई करके देख लो। लानवांग जी विवक्षा के करीब आ गया। विवक्षा को अब समझ आया कि लानवांग जी शराब पीकर आया है। तुमने सुबह सुबह शराब पी है? विवक्षा ने पूछा। लानवांग जी ने कहा। बिना शराब पिए मैं तुमसे कॉन्फेस कैसे कर पाता? तुम मुझसे कॉन्फेस करने आए हो? विवक्षा ने हैरान होकर देखा। तब से वही तो कर रहा हूँ, लानवांग जी ने कहा। तुमने मुझे रिजेक्ट तो नहीं किया ना? क्या मुझे कुछ और बोलना है? क्या मैं घुटनों में बैठ जाऊं? लानवांग जी घर जाओ, विवक्षा ने कहा। नहीं जाऊंगा, लानवांग जी ने कहा।
तुमसे किस लिए बिना मैं घर जाऊंगा ही नहीं। मैं यहीं पर। ओह हुक्सियाँ। लानवांग जी बात करते करते सोफे पर लेट गया और बात को ख़त्म किए बगैर सो गया। वुईवुक्शा का दिमाग घूमने लगा। लानवांग जी उससे कॉन्फेस करने आया है। वो उसे लाइक करता है। कब से? कॉलेज के टाइम से। तो वो इतने दिनों बाद क्यों आया? अगर वो कॉलेज के दिनों में ही उससे कॉन्फेस करता तो वुईवुक्शा जरूर उसके साथ डेट करता। वो लोग हमेशा के लिए एक तो नहीं हो पाते, पर थोड़े दिन के लिए ही सही उसे लानवांग जी का प्यार तो मिलता। 2 घंटे तक सोकर लानवांग जी की नींद टूटी। उठकर बैठते ही उसे उसके सामने वुईवुक्शा दिखा। तुम्हारे लिए कैब बुला दूं या फिर तुम अपने ड्राइवर को बुलाने वाले हो? वुईवुक्शा ने पूछा। तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो? लानवांग जी ने पूछा। तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? वुईवुक्शा ने उसके इस सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। तो तुमने उस दिन मुझे क्यों बचाया था? मैं मर जाता तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता? लानवांग जी ने पूछा। तो इसलिए तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? वुईवुक्शा ने पूछा। तुम्हें प्यार के बारे में क्या पता? तुम्हारी स्टोरीज में तो प्यार होते ही नहीं है। रियल लाइफ में भी तुम बस फ्लर्ट ही किया करते थे, पर मैं तुमसे शुरू से प्यार करता हूँ। जिस दिन हम पहली बार मिले थे, तुम्हें तो वो दिन याद भी नहीं होगा, लानवांग जी ने कहा। मुझे सच में प्यार के बारे में नहीं पता है और मुझे कभी वो पता भी नहीं होगा, वुईवुक्शा ने कहा। पता नहीं है तो पता कर लो। लानवांग जी उठकर वुईवुक्शा को गले लगाने गया। लानवांग जी, वुईवुक्शा ने उसे रोकते हुए कहा। मैं मर्द हूँ इसलिए तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो? लड़कियों को गले लगाने में तो तुम कभी नहीं कतराते थे। एक बार मुझे मौका देकर तो देखो, शायद मेरी बॉडी भी तुम्हें पसंद आ जाए, लानवांग जी ने कहा। लानवांग जी घर जाओ, वुईवुक्शा ने कहा। तुम तो बहुत सारी लड़कियों के साथ सो चुके हो, एक बार मेरे साथ सो जाओगे तो तुम्हारा क्या जाएगा, लानवांग जी ने कहा। मैं किसी के साथ नहीं सोता हूँ, वुईवुक्शा ने कहा। क्यों? उस एक्सीडेंट में तुम्हें वहाँ भी चोट लगी थी क्या? क्या तुम्हारा वो अब काम नहीं करता? कोई बात नहीं, मेरा वाला काम करता है, लानवांग जी ने कहा। वुईवुक्शा बोलने जा रहा था कि उसका वो पार्ट काम नहीं करता है, पर लानवांग जी के आगे की बात सुनकर वो चुप हो गया। और भी कुछ है या फिर तुम में यही 3 डिफेक्ट्स है? लानवांग जी ने पूछा। कौन से 3 डिफेक्ट्स? वुईवुक्शा ने पूछा। तुम्हें राइट आई में दिखाई नहीं देती है और तुम्हारे थ्रोट इंजरी की वजह से तुम्हें गाना छोड़ना पड़ा। तुम वॉइस मॉड्यूलेटर यूज़ करते हो ना, और तुम्हारा वो भी खराब है, लानवांग जी ने कहा। वो खराब नहीं है मेरा, वुईवुक्शा ने कहा। तब तो तुम मेरे लिए परफेक्ट हो, लानवांग जी ने कहा। मैं हमेशा तुम्हारे लेफ्ट साइड में रहूँगा। मेरे सिवा तुम किसी और को देख भी नहीं पाओगे और हर रोज़ तुम्हारा गाना सिर्फ मैं सुनूंगा। जब तुम किसी गाने में सुर दोगे वो मुझे ही सबसे पहले सुनाई देगी और तुम्हारे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरी सेक्स लाइफ भी अच्छी होगी। लाजा, तुम पागल हो गए हो? वुईवुक्शा ने पूछा। हाँ वोयिंग, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ, लानवांग जी ने भोंदू सा फेस बनाकर कहा। तुम्हें कैसे पता चला कि वो मैं हूँ? वुईवुक्शा ने पूछा। ऐसे नहीं बताऊंगा, लानवांग जी ने कहा। पहले तुम मुझसे अच्छे से प्यार करो, उसके बाद बताऊंगा। तुम श्योर हो? वुईवुक्शा ने पूछा। बाद में तुम कितना भी क्यों ना रो लो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मत छोड़ना, कस के पकड़े रहना, लानवांग जी ने कहा। जैसे उस एक्सीडेंट के टाइम तुमने मुझे अपनी बाहों में कस के पकड़ लिया था, वैसे ही हमेशा मुझे अपने सीने से लगा कर रखना। और सुनो, फिर कभी मुझसे दूर मत चले जाना। अब से जो भी प्रॉब्लम आएगी हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। कॉलेज के फाइनल ईयर में जब वो लोग टूर के लिए जा रहे थे तब वुईवुक्शा एज यूजुअल अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था और लानवांग जी एक सीट पर अकेला चुपचाप बैठा था। अचानक उल्टे साइड से आते हुए एक ट्रक ने उनके बस को टक्कर मारा। वुईवुक्शा उस टाइम नाचते हुए लानवांग जी के पास से गुजर रहा था। दोनों व्हीकल की टक्कर से कांच के टुकड़े उड़ने लगे थे। वुईवुक्शा ने उस वक्त लानवांग जी के चेहरे को अपने सीने में छुपा लिया था। लानवांग जी का चेहरा तो बच गया था, पर वुईवुक्शा के राइट आई में और थ्रोट में कांच के टुकड़े घुस गए थे। लानवांग जी को पता नहीं चला था कि वुईवुक्शा उसके बाद कहाँ चला गया। उसे उसकी चोट के बारे में भी कुछ पता नहीं चला था। अब उसे पता है कि उस दिन उसे बचाते बचाते वुईवुक्शा ने क्या क्या खोया था। वुईवुक्शा उसके बाद कभी अपने किसी क्लासमेट से नहीं मिला। लड़कियों में उसे कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे तो बस लानवांग जी से ही प्यार था। उस एक्सीडेंट के बाद उसने अपने लिए अकेलेपन को ही चुन लिया था।
पर अब वो और अकेला नहीं रहा। लानवांग जी की जिद से वो अपनी मर्दांगी को साबित करने लग गया। वेननिंग को फिर से एक दिन छुट्टी मिल गई क्योंकि उसका बॉस आज पूरा दिन किसी और काम में बिजी रह गया। बाकी सब कुछ भूलकर आज वुईवुक्शा और लानवांग जी एक हो गए, पिछली रात की कहानी की तरह। उस दिन के बाद से मोजुआनु की स्टोरीज बदल गई। अब उसकी स्टोरीज में रोमांस ही रोमांस होते हैं और हर स्टोरी हैप्पी एंडिंग होती है। हर बार वोइंग और लाजा दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनका प्यार कभी कम नहीं होता है। वुईवुक्शा और लानवांग जी का प्यार भी और गाढ़ा और गहरा होता गया। दोनों की लाइफ अब कंप्लीट हो गई, दोनों अब पूरे हो गए। अब दोनों एक साथ ग्रो करने लगे, एक साथ आगे बढ़ने लगे। दोस्तों, आज की मेरी ये फैन फिक्सन यहीं पर ख़त्म हो रही है। आप लोगों को ये कैसी लगी बताना मत भूलना। नेक्स्ट वीक से मैं फिर अपनी नॉवेल एक्सप्लेनेशन और एफएफ दोनों को ऑल्टरनेट करके सुनाती रहूँगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।